वो वाला लाइट बंद करो। एक जलाओ, हाँ बस। बस बस। ऐ सुनाई, ये दोनों रेजिस्टेंस है। आओ आओ, ये सब पूछने की बात नहीं। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। आस्ते। ये जो बैटरी के ऊपर रेटिंग है, ये ईएमएफ है। एंटायर डायग्राम के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। जब बैटरी वर्क नहीं कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट मिलेगा। जब बैटरी वर्क नहीं कर रही है, व्हेन द सेल इज नॉट वर्किंग, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा 2 वोल्ट। जब बैटरी वर्क करना स्टार्ट करती है तो कुछ पोटेंशियल बैटरी अपने पास रखती है, वो आपको नहीं मिलेगा, और वो इस 2 वोल्ट का फ्रैक्शन होगा, कुछ एक वैल्यू। उसको हम क्या नाम दिए थे? पोटेंशियल ड्रॉप। एंटायर सर्किट के लिए जो वैल्यू है दैट इज 2 वोल्ट। व्हेन बैटरी इज नॉट वर्किंग, व्हेन बैटरी स्टार्ट्स टू वर्क, it keeps a part of potential to itself, and that potential we say potential drop। हमें कितना मिलेगा? टोटल में से बैटरी का वो पार्ट जो बैटरी के पास रह गया, पोटेंशियल ड्रॉप टोटल, इसको कहते हैं ईएमएफ। इसको कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप, वो हमें मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हमारे लिए मतलब जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया उसके लिए, जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया उसके लिए। पूरे सर्किट के लिए करंट सेम रहेगा। पॉजिटिव से जो करंट निकल रहा है आई, पॉजिटिव से जो करंट निकल रहा है इस ओहम से, 1 ओहम से वही आई करंट जाएगा। बस यहाँ जंक्शन है, यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा I1 और I2। हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 के बराबर है। I पूरे सर्किट का करंट है, ये दोनों I1 I2 डिवाइड हो गए। फिर जब यहाँ आएगा तो करंट वापस आई हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। अगर ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। 4.5 ओहम एंड 9 ओहम रेजिस्टर आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, देयर पोटेंशियल डिफरेंस, देयर पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? करंट, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 4.5 है, मान लेते हैं ये R1 है, ये R है, और इसका वैल्यू R2 है। इसमें से करंट जा रहा है I2, और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है R2। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं इस I2 को R2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और I1 को R1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? I1 R1 मान लेते हैं उसका वैल्यू V है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I2 R2, और उसका वैल्यू भी V होगा। मतलब मैं क्लियरली ऐसे सर्किट डायग्राम में जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं उनके लिए बेझिझक I1 R1 और I2 R2 लिख सकता हूं। अच्छा, और I किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के। मुझे अगर I1 का वैल्यू पता करना है, और मान लीजिए I का वैल्यू आपको पता है, आपको I का वैल्यू पता है, यहां एक एमीटर लगा दिया है, और उस एमीटर की रीडिंग आपको दे दी है 0.5 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। तो आपको I का वैल्यू पता लग गया।
या तो आपको आई का वैल्यू पता लग जाएगा या आप आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, पर क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला है, I1 या फिर, अब सोच के बोलो, ये जो I1 का वैल्यू है आई से छोटा ही होगा, ये जो I1 का वैल्यू है आई का एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर I1 निकालने के लिए इक्वेशन को चेंज करता हूं, ये I1 हो गया, और I2 को क्या लिख सकता हूं शाश्वत, I1 R1 बाय R2, इस I2 को चेंज कर देंगे हम I1 R1 बाय R2, यहां से I1 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बाय R2, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, I1, तो I1 कितना आएगा, I I I का कुछ फ्रैक्शन होगा ना I1, I का कुछ फ्रैक्शन होगा I1, तो वो फ्रैक्शन क्या है, R2 बाय R1 प्लस R2। बस इसमें एक ही गलती, जब आप I1 निकालेंगे तो न्यूमरेटर में R2 होना चाहिए, मैंने नहीं बोला है, वो तो आया ऑटोमेटिकली, R2 बाय R1 प्लस R2, I तो रहेगा ही, I1 निकालने के लिए I तो रहेगा ही, एंड द फ्रैक्शन दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ I इज R2 बाय R1 प्लस R2। ऐसी अगर मैं I1 को रिप्लेस कर देता, ऐसी अगर मैं I1 को रिप्लेस करता तो वो होता I2 R2 बाय R1, तो ये हो जाता I2 R2 बाय R1 प्लस I2, और यहां से I2 कॉमन ले लेते अपने, तो ये हो जाता R1 प्लस R2 बाय R1, और I2 का वैल्यू क्या आता नमन, R1 I R1 बाय R1 प्लस R2। कभी कभी आपको इस फॉर्मूला की बहुत जरूरत पड़ेगी, जब आपको ये सब नहीं निकालना होता है, डायरेक्ट बोलता है करंट निकालना, इसमें या इसमें करंट निकालो, 1 मार्क्स का है 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दी, तो डायरेक्ट इसी से निकालना, खामखा सब निकालने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान देना, I1 निकालने के लिए I तो होगा ही, बस ऊपर R2 होगा, नीचे तो सम है, और I2 निकालने के लिए I तो होगा ही, ऊपर R1 है नीचे सम। कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, इसको नोट करो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये पूरा कैलकुलेशन किसके लिए है, इन दोनों के, पूरे क्वेश्चन के लिए नहीं, इन दोनों के लिए, इसमें कितना करंट है और इसमें कितना करंट, लिखो इसको। अभिया नंदू आवाज आ रही है, ठीक से बोर्ड दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। यस सर। यहां से करंट आई आ रहा है, इस रेजिस्टेंस में से भी करंट आई है, इस जंक्शन में करंट डिवाइड हो गया I1 और I2, मैं लिख सकता हूं ना I इक्वल टू I1 प्लस I2। अच्छा, इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला है वो क्या होगा, मान लेते हैं इसका करंट का वैल्यू I1 और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, यहाँ करंट जा रहा है I2 और यहाँ रेजिस्टेंस है R2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा I1 R1, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा I2 R2, और I1 R1 और I2 R2 सेम होगा, क्योंकि इनको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, तो मैं इसको इक्वल कर दिया I1 R1 और I2 R2, और यहां मैं लिख रहा हूं I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो मैंने I2 को चेंज कर दिया, अंशु मैंने I2 को लिखा है, इस इक्वेशन से I2 क्या आ जाएगा I1 R1 बाय R2, यहाँ I2 को चेंज कर दिया I1 R1 बाय R2, I1 कॉमन आ गया, और इसके एलसीएम करूंगा तो ये क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 बाय R2, और मुझे निकालना I1 है, तो I1 क्या होगा I R2 बाय R1 प्लस R2, I1 हो गया I R2 बाय R1 प्लस R2। ऐसे ही मैंने एक बार I1 को रख के I2 को रिप्लेस किया, और दूसरे वाले में मैंने I2 को रख के I1 को रिप्लेस किया, यहां से I2 आ गया।
हाँ हाँ 2 वोल्ट, एप्सिलॉन का वैल्यू 2 वोल्ट है। सुनो, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना। सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में है, इसको मैंने R मान लिया और इन दोनों को R1 R। सर्किट का रेजिस्टेंस होगा R प्लस, पैरेलल कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट बाय सम। तो यहां मैं लिख रहा हूं R1 R2 बाय R1 प्लस R2, यह सर्किट का रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के साथ हमेशा सीरीज में होता है, तो हम लिख सकते हैं आर सर्किट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां से आप आर सर्किट सॉल्व करो। आर सर्किट का वैल्यू क्या आएगा? 1 ओम प्लस 4.5 इंटू 9 बाई 4.5 प्लस 9 ओम। ये कितना आ रहा है? 3 प्लस 1, ये आ रहा है 4 ओम। ठीक है। अच्छा, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 ओम प्लस 0.5 ओम, ये आ गया 4.5 ओम। ये आपने सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला है या टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इस टोटल रेजिस्टेंस के साथ अगर करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है? रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस टोटल लिया है और अगर मैं इससे करंट को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप? ईएमएफ। और ईएमएफ का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं क्या लिखूंगा? E इक्वल्स टू आई, और यहां लिखेंगे आर टोटल। मैंने यहां आर टोटल लिया इसलिए ईएमएफ मिलेगा। अगर मैं आई आर सर्किट लेता तो ये होता टर्मिनल वोल्टेज। अगर ये आर सर्किट होता तो ये हमें मिलता टर्मिनल वोल्टेज। और बच्चों, अगर इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप। बस इतना सा ही ध्यान रखने की बात है। समझ आ गई तो अच्छी बात है, वरना 5 मिनट बैठ के इसको समझ लीजिए कि किससे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है। और इसमें कुछ है नहीं, लेना देना कुछ नहीं। आप करंट से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अगर आप टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा ईएमएफ के। अगर आप सर्किट के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो होगा टर्मिनल वोल्टेज के। अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो होगा पोटेंशियल ड्रॉप के। अच्छा, सबसे पहले निकाल लेते करंट। तो करंट क्या होगा? ईएमएफ बाय आर टोटल। ईएमएफ कितना है? 2, और ये 4.5 है। समझ गया? 10 ए कितना आ रहा है? ये 20/45, 0.5 कितना है? 0.9। अरे कितना आ रहा है ये? 0.4, 0.45 एम्पियर। मुझे अभी क्या मिल गया? आई। अच्छा, जैसे ही मुझे आई मिल गया, अब मानो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। करंट इन 4.5 ओम रेजिस्टर में निकाल लूंगा, मुझे आई का पता लग गया। आप समझे? अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप अब क्या करके निकाल लेते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? आई इंटू, बोलो, आई इंटू, अरे सवाल पूछा है, स्मॉल आर। 0.45 इंटू 0.5 एम्पियर, ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप। टर्मिनल वोल्टेज कैसे आएगा?
आई इंटू सर्किट रेजिस्टेंस आर सर्किट 0.45 इंटू सर्किट का रेजिस्टेंस था इंटू 4 एम्पियर, सॉरी वोल्टेज होगा, वोल्ट होगा, करंट नहीं निकाल रहे, वोल्ट निकाल, ये दोनों आ गया। अच्छा आप बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है, 1 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है, 0.45। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर ये हो जाएगा 0.45 इंटू 1, अगेन ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट, ये भी आ गया। अब हमें निकालना है करंट इन 4.5 ओम रेजिस्टर, तो मुझे निकालना है करंट इन 4.5 ओम रेजिस्टर, ये किसका फ्रैक्शन होगा, इस बोर्ड वर्क में कौन से वैल्यू का फ्रैक्शन होगा, वो 0. I1 का वैल्यू किसका फ्रैक्शन होगा, I का, और I का वैल्यू कितना 0.45, तो यहां हम क्या लिखेंगे 0.45 एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड, मुझे इसमें से करंट निकालना है, मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा, यस 9/4.5 प्लस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एम्पियर आपका आंसर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसा नहीं है, मिस्टेक्स होने के चांसेस है, क्या रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करना था लिख दिया कुछ और, लिखना था कुछ और, ये मिस्टेक्स होते, थोड़ा केयरफुल रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ और सोच रहे हो तो ये सब गलती हो जाती है, जब सॉल्व कर रहे हो तो इसी पे ध्यान देना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें, आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या, बन रहे हैं, अच्छा अब अगर मैं पूछता आपसे एक क्वेश्चन, मानो ये पूछता मैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस 9 ओम रेजिस्टर, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो, नाइन ओम रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, I2R2, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा I2R2 से, इसमें से कितना करंट जा रहा है I2 और इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मानो ई नंबर, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ई नंबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ओम, अक्रॉस 9 ओम रेजिस्टर, ये क्या हो जाएगा, I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, I2 का वैल्यू क्या होगा 0.45, 4.5 बाय 4.5 प्लस 9 इंटू 9 वोल्ट, इसको सॉल्व करके हमें आंसर आ मिल जाएगा। मैंने सारे वैल्यूज, अच्छा 9 ओम का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 9 ओम का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका वैल्यू 2 से ज्यादा होगा कि कम होगा, 9 ओम का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका वैल्यू 2 वोल्ट से ज्यादा होगा कि कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। अब मानो आपने खिचड़ी पका दी, कुछ वैल्यू 2 से ज्यादा आ रहा है कुछ, और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा ना कभी भी, हो गया, कोई डाउट, एमिलाल आप समझिए, कुछ भी नहीं समझ, जरा सा नहीं समझ,
नोट करो इसको। आप सीरीज और पैरेलल वाले क्लास में आई थी क्या? वो वाला पार्ट समझी? आप टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप वाले क्लास में नहीं आई थी? वो नहीं समझ आया? तो अभी ये लिखना है तो लिखो, वरना मैं क्लास के बाद समझा, या स्किप अगर लिखना चाहते हो लिख लो। हो गया लिखना? अच्छा, अब हेडिंग दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर्किट के क्वेश्चन यही आते हैं घुमा फिरा के। हाँ, यहाँ वोल्ट मीटर ऐड कर दो। वो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी होगी। हाँ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तभी तो वो सेम हो जा रहा है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ करंट कम है, यहाँ रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ करंट कम होगा। यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ करंट ज्यादा होगा, इसलिए तो वो वी सेम हो जा रहा है। वी किसके लिए सेम हो रहा है? इसके लिए और इसके लिए। इसके लिए अलग है। इसका इसका वोल्टेज कैसे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? 0.45 × 1। हो गया लिखना? हीरो लोग, हो गया? अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट जूल और किलोवाट आवर। जूल या किलोवाट आवर, इन दोनों में से कुछ एक हो। जूल और, अब इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा कि नहीं वो देखने वाली बात। किलोवाट, वॉट या किलोवाट, ये किसका यूनिट था? ये पावर का यूनिट होता है। लेकिन अगर किलोवाट आवर है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट है। पहला डिफरेंस तो यही ध्यान देना। वॉट किलोवाट का फिजिकल क्वांटिटी पावर है और किलोवाट आवर की फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लेकिन मुझे एक बात बता, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका यूनिट है वोल्ट। ये करंट, इसका यूनिट है एम्पियर। ये आर, इसका यूनिट है रेजिस्टेंस। अब इन तीनों में ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है हमें कि किलोवाट आवर या जूल, हम ये पहुंच जाते हैं। इसमें ऐसा क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, किसी को स्क्वायर करके, किसी को डिवाइड करके, किसी को मल्टीप्लाई करके, फाइनली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पहुंच जाते हैं इन तीनों से। बताइए तो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? वर्क हमने कहां लिखा था? वर्क एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinity to a given point was potential, and the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point was potential difference. वर्क डन वही आया था ना? वही आया था ना? अच्छा, मैं करंट को क्या लिख सकता हूं? चार्ज बाय टाइम। तो मैं क्यू को लिख सकता हूं IT। चार्ज क्या हो गया? करंट इंटू टाइम। हाँ, गिरा दो गिरा दो। चार्ज हो गया करंट इंटू टाइम। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, और पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या मूव कराया था? पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या मूव कराया था? क्या था पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन
वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। अच्छा, ये जो वर्क डन है, अरे यही तो एनर्जी, पर क्योंकि मैं चार्ज मूव करा रहा हूं तो इस वर्क डन को मैं क्लियरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख सकता हूं, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेंशन करते हैं, V, और चार्ज को अभी भी मैंने लिखा है IT, तो चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, IT। ये वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यही आपकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, V को हम क्या लिख सकते हैं, हीरो लोग, IR, तो मैं V को चेंज कर रहा हूं IR से, और ये हो गया IT, और ये क्या आ गया, ये आ गया I²RT। मैं I को भी तो चेंज कर सकता हूं, मैं I को क्या लिख सकता हूं, V/R। तो मैं अगर I को चेंज कर देता, मैं अगर I को चेंज कर देता, मैं अगर I को चेंज कर देता तो ये हो जाता V/RT, और ये क्या हो जाता V²T/R। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते वक्त अगर कहीं से भी रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया है और उसका कंसर्न इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता करना है, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा VIT। इस इक्वेशन में रेजिस्टेंस नहीं है, ये वाला इक्वेशन रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, सेकेंड वाला इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट है। ये वाला इक्वेशन रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, सेकेंड वाला पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट है, और थर्ड वाला करंट इंडिपेंडेंट है। मानो तुम्हारा एमीटर खराब हो गया तो तुम करंट का पता नहीं लगा सकते, तुम्हारा वोल्ट मीटर काम कर रहा है, कितने देर के लिए चार्ज पास कर रहा है, तुम्हारी घड़ी तो काम कर ही रही होगी, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना और घड़ी से टाइम का पता कर लेना, और रेजिस्टेंस समहाउ हम निकाल सकते, कैसे वो अभी मैं बता रहा हूं। तो मुझे क्या पता लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब मान लीजिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर खराब हो गया, तो एमीटर से करंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस का आपको पता है, और ये टी टाइम, दोनों ही खराब हो गया, वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों ही खराब हो गया है। तो काम मत कीजिए, आप गड़बड़ कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उंगली लगा के, अरे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिंदगी थोड़ी है कि उंगली करेंगे, उंगली लगा के क्या पता करेंगे करंट कितना है, लड्डू मुठिया बनो। अच्छा, ये क्या, इससे में क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप देखिए टाइम आ रहा है ना, तो यहां मैंने क्या लिखा है, किलोवाट, और ये हर जगह क्या है, आवर। अच्छा, पावर क्या होता है, मैं अगर इलेक्ट्रिकल पावर निकालू, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय, बहुत डिफिकल्ट है इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वेशन को डिराइव करना, बहुत डिफिकल्ट है। यहां एनर्जी का इक्वेशन क्या है, VIT, तो मैं क्या करूंगा, VIT/T, ये क्या आ गया, VI। यहां एनर्जी का इक्वेशन क्या है, I²RT, I²RT/T, ये हो गया I²R, और यहां इक्वेशन क्या होगा, V²T/R इंटू 1/T, ये क्या हो गया, V²R। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने की इक्वेशन है, और ये इलेक्ट्रिकल पावर निकालने की।
अब हमें इन सब से करना क्या है, पावर का। नाउ व्हाट वी हैव टू डू विथ ऑल ऑफ दिस, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। पहले इनको नोट कीजिए, कितना नोट करवाते इस छोटी सी उम्र में, क्या क्या नोट करना पड़ रहा है। ऐ, सुनो, अब इलेक्ट्रिकल पावर निकाले और मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू सपोज आपको बोला है एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल एंड किलोवाट दोनों में। बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या लिख सकते हैं हम। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, और 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 36, 1 2 3 4 5, और वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड ही क्या है, पावर को हमने लिखा था वर्क डन बाय टाइम, जब पावर जूल में था और टाइम सेकंड में था, इसको हमने क्या लिखा था, वॉट। तो अगर मैं अच्छा इसको वॉट लिखा था, बात है नहीं आपस में, तो अगर मैं वॉट को सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे क्या दे देता, जूल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जूल। ये हो गया 3.6, हाँ, एक जीरो ज्यादा हो गया, अच्छा हाँ, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसकी आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है कभी कभार। 36 को 3.6 कर दिया और 10⁻, बोलने में अच्छा लगता है, 3.6 इंटू 10⁻। अच्छा, तो आप वैसे बोल दीजिए, हुआ। अच्छा, अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद के लाते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का आपको पावर रेटिंग दिया रहता है ना। वो पावर रेटिंग अपने आप में एक एंटायर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इफ यू नो हाउ टू डिराइव। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इफ यू गो एंड परचेज, तो दोस फॉर दोज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस they provide you, the company provide you the power rating of the device, not the power rating, and that power rating gives you entire range of information regarding the working of the electrical appliance. It is extremely exhaustive, आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, but how do you use it, let us see। कौन था, चला गया, देखो मिटाओ इसको। अच्छा ऐसा है क्या है, आप 100 लड्डू खाइएगा एक बार में तो आप फट जाइएगा, एक रेंज है, उससे ज्यादा आप नहीं खा सकते। अब मैं आपको 10 लड्डू देता हूँ तो आप 10 खा लेंगे, एक लिमिट के बाद आप नहीं खा सकते। मैं आपको 9 ही दे रहा हूँ तो आप 9 ही खाइएगा, मैं आपको 12 दे रहा हूँ तो आप 12 खा लीजिएगा। वैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए पावर रेटिंग दी हुई है, पावर रेटिंग जो गिवन है वो है सपोज 100 वॉट टू 20 वोल्ट। ना 100 वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, अभी भी मैंने लिखा था, वॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, जूल पर सेकेंड। मैं इसको लिख सकता हूं 100 जूल पर सेकेंड, कॉमा 220। ये जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ये जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, इस इलेक्ट्रिकल बल्ब की पावर रेटिंग 100 वॉट टू 20 वोल्ट। ना पहला इंफॉर्मेशन ये क्या देता है, अगर आपने बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है तो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी खाएगा। इफ यू कनेक्ट द इलेक्ट्रिक बल्ब टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, the energy consumption would be 100 joule in 1 second. If
द इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका मीनिंग क्या है वो लिख रहे हूं। इफ द इलेक्ट्रिक बल्ब is given a potential difference, is given a potential difference है, बातें नहीं, of 220 volt, the energy consumption would be 100 joule in 1 second। पहली बात तो आपको ये पता लग गई। एंड दूसरी बात आप क्या पता कर सकते हैं, अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ये पहली इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है। सेकंड इंफॉर्मेशन, ये क्या है, पावर, ये क्या है, वोल्टेज। बल्ब का आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। ये पावर गिवन है, ये वोल्टेज गिवन है, और बल्ब का आपको निकालना है रेजिस्टेंस, पीवीआर। बताइए कौन सा इक्वेशन रेजिस्टेंस देगा, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय P। ये है 220 का स्क्वायर, और ये पावर है सब, ये कितना गिवन है 100 वॉट, तो ये आ जाएगा 220 इंटू 220 बाय 100, 22 का स्क्वायर 484, ये आ गया 484 ओम। उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 484 ओम। रेजिस्टेंस मटेरियल बदलने से बदलता है, रेजिस्टेंस कैसे कैसे बदलता है, रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज होता है, लेंथ बदलने पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलने पर, टेम्परेचर बदलने पर, और मटेरियल ही बदल दिया। पहले लोहा था अब सिल्वर है, लेंथ वही है, एरिया वही है, टेम्परेचर वही है, पहले लोहा था अब सिल्वर है, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अच्छा इस बल्ब के लिए ना लेंथ बदल रहा है, ना एरिया, ना टेम्परेचर, ना मटेरियल, तो इस बल्ब के लिए रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा इस बल्ब के लिए क्या बदलेगा, मैं आपको 10 लड्डू दिया तो आप 10 खाए, ये लड्डू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं इस बल्ब को 220 का वोल्ट नहीं दे रहा, मैं इसको दे रहा हूं 200 वोल्ट, तो क्या ये 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी खाएगा, अरे मैं दे ही नहीं रहा तो खाएगा कैसे। अच्छा मैं इसको 240 वोल्ट दे रहा हूं, तो भी क्या ये 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खाएगा, अब ज्यादा खाएगा। तो अगर लाइन वोल्टेज 220 है तो 1 सेकंड में 100 जूल खाएगा, और लाइन वोल्टेज अगर कम हो गया तो ये 100 जूल नहीं रहेगा, ये 100 जूल से कम हो जाएगा। अगर लाइन वोल्टेज 220 से कम हो गया तो ये पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, और लाइन वोल्टेज अगर 220 से ज्यादा हो गया तो पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। तो व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इज, व्हाट वुड चेंज, दिस एंड दिस एंड दिस। तो आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, और मैं लिख रहा हूं रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अच्छा अब आपको मैं 100 लड्डू दे दिया, हट जाइएगा। वैसे इस बल्ब में से मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे सेफ करंट। क्या बोलेंगे, सेफ करंट। क्या बोलेंगे, सेफ करंट। थर्ड इंफॉर्मेशन, सेफ करंट दैट कैन बी पास्ड, सेफ करंट दैट कैन बी, ए बच्चा लोग है, सेफ करंट दैट कैन बी पास्ड, सेफ करंट दैट कैन बी पास्ड। अब ये क्या गिवन है, ये पी और ये पी और, अच्छा मैं क्या लिख सकता हूं, एक है पी इक्वल्स टू आई वी ना, पी इक्वल्स टू वी आई होता है ना। सेफ करंट कैसे आएगा ओवरऑल, आई इक्वल्स टू पी बाय, आई इक्वल्स टू पी बाय वी। पी कितना है 100 वॉट है, ये 100 वॉट कब रहेगा,
जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, 100 बाई 220, ये आता है कितना? 0 पॉइंट, मेहनत कीजिए, 0.48। ये वो सेफ करंट है जो आप इसमें से पास करा सकते हैं। सुनो, कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? ये पावर रेटिंग से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कितना सेफ करंट होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस क्या है, और उसका पावर कंजम्पशन क्या है। अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको लिखो, आगे नोट करो इसको, नोट इट डाउन। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस an electrical appliance has power rating 1500 watt, 220 volt. Find the following. Number A, resistance, बातें नहीं। नंबर बी, पावर कंजम्पशन। If line voltage increases to 240 volt. Number C, maximum current that can be safely passed. 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बोलो क्या करोगे? पहले वाला क्या करोगे? पावर है 1500 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। आर आ जाएगा पीस, आर क्या आएगा? 484, 2.2, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, 220 स्क्वायर बाय 1500। रेजिस्टेंस निकालना है, इसका यूनिट होगा 220 इंटू 220 बाय 1500, 484 बाई 15, कितना? 32 पॉइंट। पहला वाला आ गया। अच्छा, पावर कंजम्पशन इन लाइन वोल्टेज इंक्रीजेस टू, तो अब इक्वेशन क्या यूज करूंगा? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, आपकी बार V क्या होगा? 240, 240 स्क्वायर, और ये जो आ रहा है ना, ये ऐसे ही लिखना वी स्क्वायर बाई, इसको ऐसे लिखना 220 स्क्वायर बाय 1500। सॉल्व करने में थोड़ा टाइम कम लगता। अगर इसको 32.2 लिखोगे, फिर काटने में, डिवाइड करने में एक हैरेसमेंट सा लगता है। 240 इंटू 240, 220 इंटू 220 इंटू 15। अब तो कर लोगे? मैं भी नहीं कर सकता। 1500 वाट से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? 1500 वाट से ज्यादा आएगा ना भाई।
लाइन वोल्टेज बड़ा है कम, वोल्टेज बड़ा है। तो देखो मैं तुमको ये बता दे रहा हूं, ये वैल्यू ग्रेटर है 1500 वोल्ट है। अच्छा नंबर 3, ए नंदलाल, हाँ सर। कोई डाउट है? सर समझ रही हूँ। हाँ नहीं समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ। अभी आज क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ सर, गला बुखार है? खराब है और रेस्ट। अच्छा रेस्ट कर। मैक्सिमम करंट कैसे आया था? P इक्वल्स टू, खाली बात कर लो, मैक्सिमम करंट कैसे आया था? P इक्वल्स टू वी आई इक्वल्स टू P बाय V। पावर कौन सा रखोगे? अगर नया वाला रख रहे हो तो वोल्टेज 240 रख, अब पुराना वाला रख रहे हो तो वोल्टेज 220 रख। 1500 बाय 220। बस ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन लिखो, नोट करो इसको। 6 पॉइंट कौन सा? स्टेप करंट। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत? व्हाट्स हार्म? हो गया। एक क्वेश्चन लिखो और, लिखना ही पड़ेगा। लिखो, लिखो लिखो। एन इलेक्ट्रिकल हीटर is used, hey, an electrical heater is used to melt certain mass of ice. An electrical heater is used to melt certain mass of ice. It took, कैलोरीमेट्री में किया था ऐसा क्वेश्चन, it took 3 seconds to melt the ice completely when line voltage was 240 volt. Hey, what was the voltage नहीं, if line voltage drops to 220 volt, what time would it take to melt the same mass of ice completely? सॉल्व करो, ये लास्ट, ये भी लास्ट है, सॉल्व करो। कि दोनों केस में वर्क डन सेम है, जो वर्क करना है वो सेम है, पहले भी जो मास ऑफ आइस मेल्ट करना है बाद में भी वही मास ऑफ आइस मेल्ट करना है। वर्क डन इन पार्ट 1 एंड वर्क डन इन पार्ट 2 रिमेन्स द सेम। और इलेक्ट्रिकल हीटर इन बोथ द केसेस रिमेन्स। इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए पावर बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो हम क्या कंपेयर करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क डन?
इलेक्ट्रिकल वर्क डन कौन से वोल्टेज में, पहले इलेक्ट्रिकल वर्क जो हो रहा है वो कौन से वोल्टेज में हो रहा है, 240 वोल्ट, एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाद में कौन से वोल्टेज में हो रहा है, 220 वोल्ट। और ये बताइए वोल्टेज गिवन है ना, वोल्टेज गिवन है। अच्छा एनर्जी के फॉर्मूलाज लिखो। एनर्जी नंबर 1 वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा वीआईटी, तीसरा आई स्क्वायर आर टी, और फिर था वी स्क्वायर टी बाय, विच फॉर्मूला यू फाइंड द मोस्ट फिटेबल, सब्सटीट्यूटेड दैट फॉर्मूला। इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेलेवेंट फॉर्मूला कौन सा है, थर्ड वाला, थर्ड वाला। तो हम यहां क्या लिख रहे हैं, वी स्क्वायर टी बाय आर, एक ये है 240 वोल्ट वाला, वी स्क्वायर टी बाय आर, ये 220 वोल्ट वाला। वैल्यू बैठा दो आंसर आ जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस कट जाएगा ना, ये दोनों रेजिस्टेंस कट जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं V1 स्क्वायर T1 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर T2, और T2 हो जाएगा V1 स्क्वायर T1 बाय V2 स्क्वायर। आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ये हो जाएगा 240 का स्क्वायर इंटू 3 बाय 220 का स्क्वायर इज सेकंड इज योर आंसर। ऑलराइट, ऑलराइट। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो मैंने न्यूमेरिकल लास्ट बोला था, थ्योरी लास्ट थोड़ी बोली, बस यही लास्ट थ्योरी, ये लास्ट थ्योरी। जूल्स लॉ ऑफ, अरे बड़ा सारांश, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में से करंट पास होता है तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गर्म हो जाता है, और वो कितना गर्म होगा ये किस पर डिपेंड करता है, वो हीट डिपेंड करता है आई स्क्वायर पर। वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ये तो हम पहले भी लिख चुके भाई साहब। तो एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बस इतना से लिखो। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, heat produced is directly proportional to the square of current, heat produced is directly proportional to the square of current, heat produced is directly proportional to the square of current, heat produced is directly proportional to the resistance, and heat produced is directly proportional to the time. ये जूल्स ऑफ हीटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और घर में टीवी, फोन, पंखा, फ्रिज, मोबाइल चार्ज करने के लिए घर में महीने की कितना बिजली का बिल देना पड़ता है, ये भी कैलकुलेट कर ले। कम कैसे किया जा सके वो उसका भी बंदोबस्त है। फोन चलाना छोड़ दीजिए, सारा बिजली तो वही खा। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है? नहीं सर। बाय बाय सर। बाय बाय।